अब आपके सामने दिया हुआ है फर्स्ट जो हमारा लक्षण था कि गैसों का विकास कैसे होता है, तो यहाँ उसको समझने वाले हैं कि वास्तव में गैसों के विकास के अंदर गैसें कैसे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो देखो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस उत्पन्न होती है, जरूरी नहीं है समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा हो, लेकिन कुछ विशेष अभिक्रियाएं होती हैं जहाँ गैसें आपको बनती हुई दिखाई देती हैं, यह हम आपको समझाएंगे आगे। आगे लिखा हुआ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गैस कैसे बनती है। मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, अब यहाँ थोड़ा समझते जाना है ना। सल्फ्यूरिक एसिड की बात हुई बच्चों, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो केमिकल फॉर्मूला, इसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है उसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। ये इसका रासायनिक सूत्र किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। ये बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जब किसी पदार्थ से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से गैस उत्पन्न होगी जिसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब हो सकता है ये जिंक के साथ क्रिया कर रहा हो सकता है ये कॉपर के साथ अभिक्रिया कर रहा हो, क्योंकि यदि आप इसकी अभिक्रिया, मान लो आप लोगों ने इसकी अभिक्रिया जिंक धातु से करवा दी, जिंक मेटल से करवा दी, तो क्या करेगा ये जिंक इस सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेगा। इधर देखना, इसके साथ किसका निर्माण करेगा, जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा, और इधर से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये तो आ गया गैसीय अवस्था में, तो जी लिख दिया मैंने। तो ध्यान से सुनना, यहाँ क्या समझ में आया कि हम लोगों ने लिया कि सर सल्फेट जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको बोल सकते हो आप, या सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने जिंक की धातु है या जिंक के जो क्रिस्टल्स हैं उनके साथ करवाया, तो हमारे पास कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो इस प्रकार से गैसों का विकास आप यहाँ समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो गैसें हैं वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है कि इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ इमेज के अंदर आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये कोई भी एक कॉनिकल फ्लास्क है, एग्जाम में कैसे बनाओगे, इधर देखें एग्जाम के अंदर कैसे ड्रॉ करोगे इसको। मान लीजिए ये आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क आप लोगों ने लिया, इस प्रकार की शेप का होता है ये कॉनिकल फ्लास्क है। क्या है, कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर आप पहले पानी भर दीजिए बच्चों। तो यहाँ आप लोगों ने बोला कि ठीक है सर हम यहाँ पानी भर देते हैं। ये आप लोगों ने यहाँ पानी भर दिया इसके अंदर। अब इस पानी भरने के साथ साथ देखो, सबसे पहले आप लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क लिया, इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु आकार का फ्लास्क या शंकु आकार। आप तो नॉर्मल इसको लिख सकते हो शंकु के आकार का या शंकु के आकार का फ्लास्क या शंकु फ्लास्क भी इसको बोलते हैं। तो शंकु के आकार का फ्लास्क लिया, इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया, पानी भरा। इसके अंदर हम लोगों ने जल भर दिया, पानी आपने इसके अंदर ले लिया। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसके अंदर पानी डाला आपने, तब तो कोई क्रिया होगी नहीं, कि नॉर्मल फ्लास्क है उसके अंदर हम लोगों ने पानी भर दिया। अब क्या किया मैंने, इसके अंदर बच्चों मैंने डाला पतला सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाला, पतला सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाल देते हैं। ये लो, हम लोगों ने यहाँ से, पतला का मतलब होता है बच्चों अभी एक नाम आएगा, पतले के लिए हम तनु यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम लोग ये साइंस के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन, रसायन विज्ञान जो है उसका हिस्सा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग विज्ञान के अंदर पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और आपकी जो लाइफ साइंस, सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। हमने इसके अंदर क्या लिया, तनु सल्फ्यूरिक एसिड है ना, पतला क्या लिया, H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोगों ने लिया। प्लस आपके सामने और क्या मिलाया इसके अंदर, देखिए बच्चों और क्या क्या मिल रहा है, इसमें डाला है जिंक के दाने। क्या डाले हुए, जिंक के दाने। अब मान लीजिए ये आप लोगों ने, जो मैंने ये येलो कलर से आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, जिंक के दाने आप लोगों ने इसके अंदर डाले हुए। ठीक है, तो मान लीजिए ये डाल दिया मैंने जिंक के दाने, मतलब क्रिस्टल्स ऑफ जिंक, जिंक के दाने। अब ये जिंक के दाने जब इस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि पानी तो है ही है, मान लो पानी के अंदर आपने H2SO4 डाल दिया, तो अब टोटल जो बन गया ना, अब पानी नहीं रहा, क्योंकि ये क्या बन गया, पूरा का पूरा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। ठीक है, अब हम पानी को यहां से हटा रहे हैं, पानी को यहां से हटा दो, क्योंकि पानी का कोई काम ही नहीं रहा। अब तो हमने पानी के अंदर क्या मिला दिया, H2SO4 मिला दिया ना, तभी तो क्या बना, पतला सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये ध्यान रखना, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, और जैसे ही यहाँ क्रिया होगी यहाँ से निकलेगी एक गैस। क्या निकलेगी, एक गैस निकलेगी बच्चों, और इस गैस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ से निकलेंगे हाइड्रोजन के बुलबुले,
ये हाइड्रोजन के बड़े बड़े बुलबुले बन गए ऐसे, है ना, बबल्स आपको दिखाई देंगे। और ये बाहर निकलते हुए तो खैर आपको नहीं देख सकते, क्योंकि इतनी कम रिएक्शंस में इतनी तेजी से भागती है गैस की आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन यदि आप यहाँ इसको बंद कर देते हो ना, तो आपको गैस के जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो यहाँ टकराएंगे। भाई गैस उड़ेगी तो कहीं ना कहीं टकरा के हो सकता है कि बाष्प के अंदर बदले, तो वहाँ आपको छोटी छोटी बूंद दिखाई देगी। तो यहाँ बबल्स क्रिएट होते हैं, ये आपको दिखाई देते हैं, और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हमने बंद नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये बात थोड़ा सा आपको याद रखनी है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगला बिंदु क्या है। देखो और कौन कौन से रिएक्शंस हैं। यदि आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और तनु HCl या तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैं इन सभी के रासायनिक सूत्र भी आपको समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इधर लिखा हुआ है आपका तनु। तनु का मतलब होता है कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के साथ मिलाया हुआ है, मतलब ये पतला है। तनु का मतलब क्या होता है, पतला। एक नाम आएगा सांद्र। सांद्र का मतलब जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वो होता है सांद्र। तो अब इन दोनों के बीच, और का मतलब मान लीजिए इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराई तो क्या होगा, यहां से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकली। तो अब इसको रासायनिक अभिक्रिया लिखिए इसकी, तो देखिए हम यहाँ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं आपके सामने। ये बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट, तो ये लो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पतला है, तनु है, इसके साथ। जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो इधर क्या बनेगा वो हमें देखने वाला है, कि हमें देखते हैं क्या बनता है। तो आप बताइए मुझे क्या बनेगा। इधर कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड 2NaCl प्लस H2O, और प्यारे बच्चों क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं आपको बैलेंस, ये एक बैलेंस क्रिया नहीं है, एक बैलेंस या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। यहाँ हम लोगों ने नॉर्मली आपको रासायनिक अभिक्रिया सिखा रहा हूँ मैं, कि जो आपको दिया हुआ है, जो आपको अणु दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का, वो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो इधर आप देखोगे सोडियम कार्बोनेट, मान लीजिए इसके दो आपके पास HCl के 2 परमाणु आपके पास हैं। इधर आपने सोडियम क्लोराइड H2O, और कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना भी यहाँ सीख लीजिए थोड़ा सा हम। जैसे मान लीजिए यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2, देखो लिखा हुआ है Na2, तो सोडियम के कितने परमाणु हैं, आप बोलोगे सर यहाँ सोडियम के 2 परमाणु हैं। ठीक है, इधर कार्बोनेट का 1 परमाणु है, मतलब CO3। अब यहाँ पूरा कार्बोनेट मत लो, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है ना, हम इस प्रकार से समझते हैं इसको। हमारे पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का हमारे पास इधर 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 परमाणु है। इधर फिर हाइड्रोजन पे आइए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, और क्लोरीन के भी कितने परमाणु हैं, 2। जब इन्होंने आपस में अभिक्रियाएं की, तो मैंने कहा अभिक्रिया करने के बाद हमारे पास 2 NaCl, मतलब 2 सोडियम क्लोराइड या नमक के 2 हमारे पास क्या है, अलग अलग, मतलब सोडियम यहाँ हमारे पास एक नमक के रूप में आ गया, और इसके 2 परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर हम लोग देखेंगे तो यहाँ जल का आपको परमाणु, एक नया अणु बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में आपको दिखाई देगी। तो चेक करते हैं क्या इधर भी जो परमाणुओं की संख्या है, क्या उधर भी परमाणुओं की संख्या के बराबर है, तो उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, सीख लेते हैं यहाँ। तो देखो यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं, आप बोलोगे सर 2। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, क्योंकि इनके आगे 2 लगा हुआ है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। इधर ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। इधर कार्बन का कितना परमाणु है, 1। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। तो देखिए चेक करते हैं। देखो सोडियम इधर 2 था, इधर भी 2, इसका मतलब सही है। इधर कार्बन कितना है, 1, और इधर भी कार्बन कितना है बच्चों, 1, सही है। इधर ऑक्सीजन 3, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 ये रहा और 2 ये रहा, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। इधर हाइड्रोजन 2 हैं, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं, और उधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर क्लोरीन कितने हैं, आप बोलोगे 2, और इधर भी क्लोरीन कितने हैं, 2। इसका मतलब क्या है, ये दी गई रासायनिक अभिक्रिया अब बिल्कुल संतुलित है, हम लोगों ने इसको संतुलित कर लिया है। ठीक है, आप इस प्रकार से सीख जाओगे किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है।
और यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, संतुलित का मतलब होता है तीर के निशान से पहले परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए तीर के बाद परमाणुओं की संख्या के, तो उसको बोला जाएगा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अब अगला देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अवक्षेप का गठन। अवक्षेप क्या होता है? एक उत्पाद होता है ठोस, सॉलिड के रूप में आपको दिखाई देता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाता है या आपको दिखाई देता है कि हाँ ये पड़ा हुआ सॉलिड पदार्थ, यही क्या है? अवक्षेप है। जैसे यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें से गैस निकल रही है, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से गैस का जो है वो उत्पादन हो रहा है, ठीक है।